चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। पहले एक छोटा सा प्रोटोकॉल आपको बता देता हूँ। कल मिस हो गया था वो S5 में से। अर्टिकार्य का जो अर्टिकेरिया या पित्त उछलना जिसको बोलते हैं। S5, C5, A3। वर्वन ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, लेकिन बी जरूर लेना है इसमें। बी। वर्वन ऑप्शनल है, आप चाहे ऐड कर लें। ऐड कर लो। 200 से स्टार्ट करेंगे। 200, देन 30, देन D10 पे आके क्लोज करना है। D10 पे जब क्लोज करेंगे केस को, 200 में ही रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। 200 में जाके केस को जब क्लोज करेंगे आप, सॉरी D10 में, तो उसके ग्लोबल बना के दे देंगे। अर्टिकेरिया, पित्त उछलना जिसको बोलते हैं। पित्त। ठीक है जी। एक अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कर BMS करना सही रहेगा या DMS, BHHS। एक्चुअली आप लोग समझिए, पहले भी क्लास में मैं कितनी बार बता चुका हूँ, ये चीज बार बार रिपीट होना सही नहीं है। गवर्नमेंट ने परमिशन दी है केवल सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं, कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं करा सकता है। ठीक है। रेगुलर, अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो 2 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग 3 ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा कहीं आपको मिले, तो उसका नाम लोगों ने दे दिया है DEMS, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन एंड साइंस। वैसे तो सर्जरी लिख रहे हैं सब, लेकिन वो सही नहीं है। लेकिन फिर भी DEMS या कोई CEMS भी दे सकता है। CEMS भी करा सकता है। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। BEMS की या MDEH की अगर देखा जाए, MDEH भी एक सर्टिफिकेट ही है, ओनली एक सर्टिफिकेट, और कुछ नहीं है। तो जो भी आपके पास 2 साल 3 साल का आप कर सकते हैं वही कोर्स कर लीजिए, वही एनफ है। उसके साथ में आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और बाकी मैंने बोला था आप अपने CMO से NOC ले सकें, तो वो और बेटर ऑप्शन है। नहीं ले पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर सब मैंने ग्रुप में सेंड कर दिए थे। उसी तरीके से आप लोग अपना स्टार्ट करिए, यूज करिए, रिजल्ट लीजिए और एंजॉय करिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को। ठीक है, खाम खा के चक्कर में मत पड़िए। नुकसान की चीजें हैं सब। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप जरा, अर्टिकेरिया वाला। फिर मैं S6 को शुरू कर रहा हूँ यहीं पे ही। क्रोफोलोसो 6। ठीक है, कल हमने इसका प्लांट था सोलिडागो विरगेरिया या विरगेयूरिया, उसको हमने कंप्लीट किया था। अब स्क्रोफोलोसो 6 यानी कि S6 जो रेमेडी है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वही हमें इसका एरिया ऑफ एक्शन अगर हम देखें स्क्रोफोलोसो 6 का, कि भाई ये
रेमेडी है, ये रेमेडी वर्क कहाँ करती है एक्चुअल में? तो सबसे पहला जो इफेक्ट है स्क्रोफलोसोसिस का, वो किडनी पर है। वैसे तो पूरे यूरिनरी सिस्टम पे काम करती है, लेकिन फर्स्ट जो इफेक्ट इसका रेमेडी का होगा वो किडनी पे होगा। सेकेंडरी इसके बाद इफेक्ट आएगा यूरेटर, यानी कि डाउनवर्ड चलेगी ये रेमेडी। यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरलाइजेशन के प्रोसेस में भी ये रोल प्ले करती है, तो बोन पे भी हम इसका इफेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम की रेमेडी है, एक्सक्रेशन में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो S6 के एक्शन ये हो गए आपके। S6 का एक्शन क्या हो गया? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा और बोन। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप जानिए कि, यह समझिए कि जब हम लगातार हमारी बॉडी काम कर रही है, उसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकलते हैं, या वेस्ट मटेरियल का जो प्रोडक्शन है वो भी होता ही है। ठीक है। तो उन सारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। उन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को ही हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं जिसको, एक्सक्रेशन। ठीक है। और इस पूरे एक्सक्रेशन के प्रोसेस में जो सबसे मेन ऑर्गन है वो किडनी है हमारा। यानी कि किडनी का जो मेन काम हो गया वो एक्सक्रेशन हो गया। इसके अलावा भी, क्योंकि एक्सक्रेशन एक बड़ा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। एब्जॉर्प्शन है, रीएब्जॉर्प्शन है, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है। उसी सीक्वेंस में किडनी कुछ हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है, जिनसे ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज का लेवल, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सब मैनेज होता है। ये खैर किडनी का वर्क हो गया, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन सब में S6 अपना रोल प्ले करती है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये अंदर इनका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, अंदर ये जमना स्टार्ट हो गए जो वेसल्स हैं हमारी, उनमें, तो फिर बहुत सारे डिजीज क्रिएट होते हैं। और फिर धीरे धीरे किडनी के फंक्शन भी डाउन होने या फिर बढ़ने या घटने, इम्बैलेंस वहां पे स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब S6 का जो इफेक्ट है वो फंक्शनल प्रोसेस पे हो गया किडनी के। फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम किडनी में रहती है उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रोफ्लोसोसिस का यूज करते हैं। लेकिन जब इतना प्रोसेस हो रहा है, इतना प्रोसेस चल रहा है, और ये सब जब हम किडनी को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर और बोन, इसके अलावा भी क्या इफेक्ट है? तो स्किन पे भी कहीं ना कहीं, स्किन के डिजीज में भी हमें एक्सक्रेशन को बढ़ाने की या घटाने की कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो स्क्रोसोक्लोसोसिस को स्किन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट वहां पे रहता है। लेकिन आप समझिए, मेटाबॉलिज्म है, उससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को ठीक करने के लिए क्या अकेली S6 काफी है? वेस्ट मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म ही खराब है तो उसको फ्लोसो 5 भी तो देनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को ठीक करने के लिए हम कई बार लीवर की रेमेडी देते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ लीवर का प्रोटोकॉल आप दे दीजिए साथ में, और एक किडनी का प्रोटोकॉल दे दीजिए। लेकिन अगर वहां पे चीजें सिंगल सिंगल रेमेडी से हमें ठीक करनी है, तो मान लो मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना है,
ठीक है। जहां पे वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट को बाहर करना है। ठीक है। वेस्ट मटेरियल जमा हो रहा है, उसको बाहर निकालना है, हमें बॉडी से आउट करना है। इन दोनों केस में, इन दोनों प्रोसेस में हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी लीवर फंक्शन की, क्योंकि लीवर ही तो उनको, सर्कुलेशन में तो लीवर ही लेके आएगा ना, उनको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके सर्कुलेशन में लाने का काम तो लीवर को ही करना है। और दूसरा रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी किडनी की। इन दोनों रेमेडी के फंक्शन को मैनेज किए बिना हम मेटाबॉलिज्म को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, वेस्ट को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इवन जो वेस्ट हम खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन हो, ब्रेक डाउन होने के बाद वो जल्दी से सर्कुलेशन में आए, इफेक्टिवली ब्रेक डाउन होकर सर्कुलेशन में आए और फिर किडनी बाहर निकाले उसको। तो इस केस में हमें लीवर की रेमेडी का सिलेक्शन करना होगा S5 का, और किडनी की रेमेडी का सिलेक्शन करना होगा S6 का। तरीका ये रहता है कि दोनों को ही हम पॉजिटिव में दें, D4 में दें दोनों को। लीवर फंक्शन बढ़ा रहे हैं और फिर किडनी फंक्शन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे दिन अल्टरनेट करके इन दोनों को देते रहेंगे तो क्या होगा? मान लो आपने सुबह S5 दिया खाना खाने के पहले, और खाना खाने के बाद S6 दे दिया D4 में ही, तो पेशेंट को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा, उसको थोड़ी बेचैनी भी हो सकती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी आ सकता है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, लीवर की रेमेडी जो है या लीवर का जो प्रोटोकॉल है, इसको डे टाइम में देते हैं, दिन में 2 बार दे दिया हमने। डे टाइम में दिन में 2 बार दे दिया हमने BD, लीवर के फंक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। और अब जो कुछ पूरा मटेरियल दिन में पूरा जो कुछ खाया है वो सब, हालांकि ये प्रोसेस कई बार बहुत लेंदी भी चलता है, लेकिन मोस्टली जो 24 आवर में या डे टाइम में ड्यूरिंग द डाइजेशन, उसमें कंप्लीट होने वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है, लेकिन अब इसको बाहर निकालना है। तो आप कोशिश करिए ऐसे जगह के इसमें करेक्ट करने के लिए कि जो S6 है, जो किडनी की रेमेडी है, उसको नाइट में दीजिए केवल। S6 के रोल पे ही बता रहा हूँ, लेकिन S5 भी, क्योंकि कंपेनियन है इसका। मैंने बहुत बार आपको बताया कि किडनी लीवर, लीवर किडनी, किडनी लीवर, लीवर किडनी, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही सही करना होगा, तभी जाके गृहस्थी चलेगी, जीवन तभी चलेगा। तो यहाँ इसको आप नाइट में दीजिए S6 को। नॉर्मल जो एक्यूमुलेशन है, वेस्ट मटेरियल हो रहा है किसी का, यूरिक एसिड के केस में भी आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं अपने केस को। ठीक है। खैर, ये तो एक प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरीके से हम S5 के साथ S6 को यूज कर सकते हैं, जब हमें मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना हो, वेस्ट मटेरियल को सर्कुलेशन में लेके आना हो, फिर उसको एक्सक्रिएट करना हो। जब एक्सक्रिएट करना है तो S6 को आप बेड टाइम पे दीजिए, नाइट में ही दीजिए, ताकि सुबह या रात को 2-3 बार फ्लो हो यूरिन का और सब बाहर वहां से निकल जाए। तो वहीं फिर वापस आते हैं हम। जो वेस्ट मटेरियल है वो अगर साफ नहीं होगा तो वो मतलब वो एक्सक्रिएट नहीं होगा तो वो अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। S6 को से बाहर निकालना है, बिना बाहर निकाले काम चलेगा नहीं। तो सबसे पहली और सबसे पहला एक्यूमुलेशन जो होता है वो यूरिक एसिड का होता है। और यूरिक एसिड की वजह से ना केवल बोन में पेन होता है, इवन मसल्स में भी, क्योंकि सेलुलर फ्लूइड में जाके वो मिलता है, तो मसल्स में भी पेन रहता है। तो मांसपेशिया या मसल की रेमेडी के तरीके से भी S6 को हम यूज करते हैं। लेकिन यूरिक एसिड जमा होता है तो पूरी बॉडी में पेन रहता है पेशेंट के, और बहुत ज़्यादा उसको लिथार्जीनेस रहती है, फटीग रहती है, और बोन का पेन तो रहता ही है।
तो अगर ये समस्या है तो केवल फिर S6 के साथ और रेमेडी भी ऐड करनी होगी, या S5 के साथ ऐड करेंगे हम, जैसे C4 है बोन की रेमेडी। और BG तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी है जो S6 को फॉलो करती है। ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज हो सकती है S6 के लिए खासकर, फॉलोज वेल इलेक्ट्रिसिटी में। YB, BB और GW तो सबके साथ है ही, यानी कि RE को बहुत कम यूज किया जाता है S6 के साथ में। ये सारी जो रेमेडी हैं ये सब फॉलोज वेल हैं किसके लिए, S6 के लिए। इस तरीके से जब हम अपनी रेमेडी का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन अब आप समझिए कि S6 आप दे रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, बोन का इन्वॉल्वमेंट है, यूरिक एसिड है, तो L2 का यूज भी तो करना होगा ना। इसलिए मैंने L2 में बताया था आप लोगों को कि L2S5C4, सॉरी C4। और RE कई बार हम पेन के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे RE या WE का सिलेक्शन हम कर लेते हैं। ये लगभग सभी टाइप के बोन पेन में आप इसको यूज कर सकते हैं, बोन से रिलेटेड समस्या में, जॉइंट पेन में, बोन से रिलेटेड में, लगभग सभी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। L2S5C4 RE या WE, क्योंकि S5 भी है इसमें, तो कहीं ना कहीं ये D6 में देंगे। और D6 का मतलब एकदम बिल्कुल निगेटिव तो नहीं होता है, फंक्शनल पार्ट ये भी इम्प्रूव करता है, इसलिए कई बार D6 को देने से पेन बढ़ जाता है। D10 बिल्कुल निगेटिव फंक्शन करती है 100%। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में लेके आएगा, चीजों को ब्रेक डाउन करेगा। S5 भी इसमें है, दिन में हम दे रहे हैं इसको, और S6 रात को दे दीजिए आप। ठीक है, यूरिक एसिड के केस में भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये मेडिसिन को समझना जरूरी है, मेडिसिन को जब समझेंगे तो फॉर्मूले खुद ही बन जाएंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा हो गया बोर्ड वाला एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, S5 को देते हैं लीवर के फंक्शन को बढ़ाने के लिए, और S6 को किडनी के फंक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ताकि S5 से डेमिनेशन का प्रोसेस बढ़े, और जो यूरिया है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होके सब बाहर निकले। S6 फिर उसको किडनी के थ्रू सर्कुलेशन से बाहर निकाल दे, यूरिन के थ्रू। यूरिन का प्रोसेस बढ़ जाएगा जब आप S6 को देंगे तो। एक्सटर्नली भी हम इस केस में यूज करेंगे, एक्सटर्नली यूज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पेन है पेशेंट को, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको देना ही होगा। लेकिन क्या सिर्फ यूरिक एसिड और इनके लिए ही हम S6 का यूज करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हमने कल प्लांट भी पढ़ा था, और बाकी सारे और प्लांट भी हैं जो एंटी डायबिटिक भी हैं, सोलिडागो भी है, यूरिनरी सिस्टम की रेमेडी तो है ये सब, लेकिन इसके अलावा भी हम इनको यूज कर सकते हैं, करते ही हैं अलग अलग डिजीज में। लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि S6 को एक्सटर्नल एप्लीकेशन में बहुत कम यूज हम करते हैं, ना के बराबर करते हैं। S5 ही मोस्टली हम सभी एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज करते हैं। जैसे अगर जब हम बात करते हैं रेमेडी सिलेक्शन की, या फिर हम किस तरीके से दें रेमेडी को, या जब लीवर और किडनी के जो फंक्शन है उनमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, यानी कि फंक्शन इम्पेयरमेंट हम उसको बोल सकते हैं, किडनी और लीवर के फंक्शंस डाउन हो गए हैं, कम हो गए हैं,
अब लीवर के फंक्शन कम होंगे तो बाइल की कंपोजिशन गड़बड़ होगी, क्योंकि बाइल मेन चीज वहां से निकलती है, और भी बहुत कुछ है। और किडनी के फंक्शन में डाउन होंगे तो यूरिन के कंपोजिशन में गड़बड़ होगी। वाटर का बैलेंस खराब होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। ऐसे केस में सबसे पहले प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, और फिर जो है पेशेंट जो है ओबेसिटी की तरफ निकल जाता है। और दूसरे जो हार्मफुल कंपोनेंट है वो हमारी बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है वेस्ट मटेरियल का। यूरिक एसिड जमा होगा, वीकनेस आएगी, फेंटनेस रहेगी, वर्टाइगो चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। मांस जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। पेशेंट की तकलीफ सभी बढ़ जाएंगी, उसको पेन की इंटेंसिटी भी इंक्रीज रहेगी नॉर्मली। जॉइंट्स पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ब्लड वेसल्स रिजिड हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, और स्टोन बनने का प्रोसेस भी तभी होता है जब इन दोनों के फंक्शन डाउन होते हैं, खासकर किडनी स्टोन। और जब फंक्शन डाउन है लीवर के, किडनी के, ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो आपको S5 और S6 दोनों ही रेमेडी सेलेक्ट सेलेक्ट करनी है, और दोनों को ही आप पॉजिटिव रेमेडी के तरीके से यूज करें। ठीक है, दोनों को ही ड्रॉप मेथड से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था ड्रॉप मेथड में एग्जैक्ट डायल्यूशन नहीं बनता है, ड्रॉप मेथड से हम उसके जैसा इफेक्ट ले सकते हैं। रेशो आप ये भी बोल सकते हैं, D3 से आप जब भी डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो वो D4 ही बनेगा, या बोलो फर्स्ट डायल्यूशन बनेगा एक रेशो में, स्पेसिफिक रेशो में। मतलब आप D3 से आप जब रेशो निकालेंगे, अभी तो अलग चीज है, लेकिन मैं आपको समझाऊं, बीच में टॉपिक आ गया है ये। जैसे हमने डी थ्री से हमने यूज किया ड्रॉप मेथड, ड्रॉप्स मेथड, तो याद रहे हमेशा फर्स्ट ही बनेगा। अगर मैं टेक्निकलिटी की बात करूं तो हमेशा फर्स्ट ही बनेगा, लेकिन रेशो अलग होगा। कभी रेशो 1:9 का आएगा, कभी रेशो 1:99 का आएगा, कभी वन रेशो, अजीब सा रेशो भी आ जाएगा 97, कभी 1:997 का रेशो आएगा, कभी 1:10,000 से भी ऊपर के रेशो आ जाएंगे। तो ये रेशो अलग हो रहा है, लेकिन आप देखिए, क्योंकि आप एक ही बार उसको सकसन कर रहे हैं, एक ही बार डाइल्यूट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में तो फर्स्ट ही बना ना वो, रेशो अलग हुआ बस, लेकिन ड्रग स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है उसकी। आप समझिए, टेक्निकल इसलिए मैंने पढ़ाया था, जो ढंग से पढ़े हैं वो समझ गए हैं। और यही कमी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, तुक्के वाली चीजें चल रही हैं, ड्रग स्ट्रेंथ। और तुक्के वाली चीजें हैं भी तो उनको टेक्निकल तो समझना जरूरी है। ड्रग स्ट्रेंथ चेंज होती है हर एक की। ड्रग स्ट्रेंथ कभी हम जब बनाते हैं, ये फर्स्ट ही बना रहे हैं, इसके ड्रग स्ट्रेंथ कभी इक्वल टू D5 होगी, कभी इक्वल टू D6 होगी, कभी इक्वल टू D10 होगी, कभी 30 के इक्वल टू होगी। ड्रग स्ट्रेंथ मतलब क्वांटिटी ऑफ ड्रग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इस वजह से हम बोलते हैं कि भाई आपने 100 ml में 2 ड्रॉप D3 से डाल दिए तो वो D6 बन गया, क्योंकि इसकी ड्रग स्ट्रेंथ D6 वाली है, उसमें मेडिसिनल पार्ट D6 के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में वो डाइल्यूशन फर्स्ट ही है। रेशो आप निकालेंगे तो लगभग यहाँ रेशो आएगा उसका, लगभग लगभग, या इससे भी ज्यादा। वो तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करने से पता चलेगा। तो ये चीज आप समझिए कि जब आप ड्रॉप मेथड से यूज करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसको चेंज भी करना पड़ता है। ठीक है, चेंज करने का मतलब है कि आपको ड्रॉप कम या ज्यादा करनी होती है।
और जब ड्रॉप आप कम या ज़्यादा करेंगे तो उसकी ड्रग स्ट्रेंथ चेंज होगी। ड्रग स्ट्रेंथ एक स्पेसिफिक वैल्यू रखती है, उसका इफेक्ट बॉडी में कितने दिन तक रहता है, कितनी देर तक रहता है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। D4 की ड्रग स्ट्रेंथ है तो वो आधे 1-2 घंटे में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 घंटे में उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए हम D4 से जब मेडिसिन देते हैं तो कोशिश करते हैं दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार भी दी जा सकती है। D6 में दे रहे हैं उसको भी कम से कम 3 बार या 4 बार देते हैं। 200 में देते हैं, उसका इफेक्ट 24 आवर तक भी रह सकता है, मिनिमम 12 आवर्स। इसलिए हम उसको दिन में 2 बार मैक्सिमम दे सकते हैं। ये ड्रग स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कितनी ड्रग स्ट्रेंथ है, तो उसका जो एक्शन ऑफ ड्रग है वो उतनी देर तक रहेगा। इसका रेशो से कोई मतलब नहीं है, ना इसका फर्स्ट सेकंड डायल्यूशन से कोई मतलब है। ड्रग स्ट्रेंथ ही D4 D5 D6 है एक्चुअली। लेकिन क्योंकि जब सकसन होता है, वो उसका इफेक्ट जो डायनामाइजेशन है वो रेमेडी के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसके एरिया ऑफ एक्शन को बढ़ा देता है, कवरेज बढ़ा देता है उसकी। इसलिए सीरियल सिक्वेंशियल डायल्यूशन हम बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि अगर वो हो तो ज़्यादा बेटर है, खासकर D10 तक। हाँ जी, ये था। लेकिन जब लीवर और किडनी दोनों एक साथ लेने जरूरी है, जब इनकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाता है इनके फंक्शंस में, तो पेशेंट को ज़्यादा भूख लगने लगती है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस बिल्कुल हाइपर हो जाता है। टिनेटस भी इसी सीक्वेंस में आता है, फंक्शनैलिटी बढ़ने के केस में ही। पेशेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा खाए, अगर उसको अच्छा खाने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको जो बॉडी का डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा। हार्ट बीट का तेज होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हालांकि ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, ये फंक्शनैलिटी कम होने पे भी हो सकते हैं, लेकिन एक्यूट केस में ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। एट्रोफी देखने को मिल सकती है। यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलेगा। ब्लड कॉम्पोजिशन में डिस्टरबेंस हो जाएगा, इवन बढ़ जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। अब जब लीवर भी कम काम कर रहा है तो बाइल का सिक्रेशन कम होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सब परेशानी भी उसमें देखने को मिल सकती हैं। इस केस में आपको S5 और S6 को यूज करना है दोनों के केस में, जब आप क्लियरली आइडेंटिफाई अगर कर पा रहे हैं कि लीवर और किडनी की फंक्शनैलिटी डाउन हो गई है। CKD भी उसी डिजीज में आता है, किडनी फेलियर भी। तो आपको D4 या D5 के अप्रोच से रेमेडी का सिलेक्शन करना है। और सेफर साइड आप D5 से शुरू करके D4 पे आ सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऑर्गन साइमल्टेनियसली एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। स्क्रोफलोसो 6 को ही फर्स्ट डायल्यूशन की थोड़ी लाइटर डोज देने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना, उसको समझो जल्दी से बाहर निकालने के प्रोसेस में, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पे इफेक्ट डाल के, ये एक्चुअली एसिड बेस बैलेंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट है स्क्रोफलोसो 6 का, क्योंकि वो किडनी का ही काम है, वहाँ मेन जो फंक्शन है। तो इसलिए हम S6 को यूज़ करते हैं एसिडिटी के जो जो हमारा केस रहता है, जो प्रॉब्लम रहती है। S10 में बताऊंगा प्रोटोकॉल भी आपको, स्क्रोफलोसो 10 में। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना, थोड़ी फंक्शनैलिटी और देखते हैं इसकी, और फिर इसके प्रोटोकॉल्स को हम लोग S6 के प्रोटोकॉल्स को कंप्लीट करेंगे। आज S6 हमारा पूरा हो जाए।